भौतिक विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर घर्षण पढ़ाएंगे आप सबको। घर्षण से जुड़े हुए टॉपिक को हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं फ्रैक्शन। तो पहले तो घर्षण है। घर्षण क्या होता है उसको हम बता दें। घर्षण एक प्रकार का बल है जो किसी एक तल को दूसरे तल पर फिसलने से रोकता है। कैसे है देखिएगा। मान लीजिए एक ये वस्तु है और ये इस तल पर एक वस्तु है और यहां से ये तल कोई वस्तु, मान लीजिए हम एक बल है, बल से किसी वस्तु को आगे की तरफ लेके जाते हैं तो ये बल के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है जो कि इस वस्तु को फिसलने से रोकता है। फिसलने से रोकता है या हम कह सकते हैं इसको चलने से रोकता है। तो इसकी परिभाषा निकल के आती है, घर्षण एक बल है जो किसी एक तल को दूसरे तल पर फिसलने से रोकता है। इसकी घर्षण की एक और परिभाषा क्या निकल के आती है? घर्षण की एक और परिभाषा निकल के आती है कि जब किसी एक वस्तु को दूसरे वस्तु के तल पर रखकर चलाते हैं या चलाने का प्रयास करते हैं तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तलों के मध्य एक पारस्परिक बल उत्पन्न होता है जो कि दोनों तलों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। विरोध में लगने वाले इस बल को घर्षण बल कहते हैं। अर्थात एक बात और बता दें आपको कि घर्षण एक प्रकार का प्रतिक्रिया बल है। घर्षण क्या है? एक प्रकार का प्रतिक्रिया बल है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि घर्षण बल किसके बराबर होता है? प्रतिक्रिया बल के, क्योंकि वह क्रिया बल का अपोज करता है। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि घर्षण एक प्रकार का बल है जो कि एक तल को दूसरे तल पे फिसलने से रोकता है। इसके बाद आ जाता है घर्षण के कुछ नियम होते हैं। तो घर्षण के कुछ नियम है। पहला नियम क्या है कि घर्षण बल सदैव गतिमान पिंड की विपरीत दिशा में कार्य करता है। अर्थात ये तल है और ये कोई पिंड है, आगे की तरफ एक बल कार्य कर रहा है जो कि वस्तु को आगे लेके जाता है, लेकिन आप देखते हैं कि घर्षण बल उसको उस वस्तु के विपरीत दिशा में कार्य करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि घर्षण बल सदैव गतिमान पिंड के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसके बाद में आपको बता दें ये विपरीत दिशा है। दूसरी बात क्या आती है कि जो घर्षण बल होता है वो तल के अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल के, घर्षण बल तल के अभिलंबवत प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो घर्षण बल होता है उसे हम लोग कह सकते हैं प्रतिक्रिया, एक प्रकार का घर्षण बल प्रतिक्रिया बल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो घर्षण बल होता है F वो प्रोपोर्शनल टू होता है प्रतिक्रिया बल के। अर्थात जितना प्रतिक्रिया बल बढ़ेगा उतना ही घर्षण बल भी बढ़ता है। तो ये क्या आ जाएगा? F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। ये म्यू क्या होता है? म्यू एक प्रकार का नियतांक है जिसको हम लोग बोलते हैं घर्षण गुणांक। क्या बोलते हैं? घर्षण गुणांक। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं दूसरा पॉइंट कि घर्षण बल तल की अभिलंबवत प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू आर। तो F बराबर क्या आ जाएगा? म्यू इंटू आर। म्यू एक नियतांक है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। तीसरी बात क्या आती है? तीसरी बात आती है कि घर्षण बल का जो मान होता है वस्तु के आकार व संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो घर्षण बल होता है वो, उसका जो मान होता है वस्तु के आकार व संपर्क क्षेत्रफल की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि जो घर्षण बल का मान है तलों की प्रकृति अर्थात उसके चिकने व खुरदुरे पर निर्भर करती है। आपको बता दें कि जब आप चिकने तल की बात करते हैं तो चिकने तल पर जो घर्षण बल होता है वो कम होता है। अर्थात आप देखते हैं कि मान लीजिए ये जो आपको सामने सरफेस दिखाई दे रही है, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं ये चिकनी सतह है। इस पे यदि हम किसी वस्तु को फिसलने का प्रयास करते हैं तो वो आसानी से फिसलता हुआ चला जाता है। अर्थात इसमें घर्षण बल का मान कम काम करता है, खुरदुरेपन में घर्षण बल का मान अधिक कार्य करता है। तो घर्षण बल जो होता है वो हम कह सकते हैं तलों की प्रकृति अर्थात चिकने या खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। चिकने सतह पर घर्षण बल कम
तथा खुरदुरे सतह पर घर्षण बल अधिक कार्य करता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, घर्षण के कुछ नियम हैं, इस नियम को हम लोग ध्यान में रखना पड़ता है। एक चीज और बताते चले कि मान लीजिए कोई एक ये स्थल है, इस पर एक वस्तु इस तरीके से है, तो यहाँ पर ये जो वस्तु है ये संतुलन की स्थिति है, मतलब वस्तु का जो भार है mg वो इसको अपनी ओर नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन वस्तु को संतुलन के लिए ऊपर की तरफ एक बल प्रतिक्रिया r लग रहा है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि r माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। यदि mg का मान ज्यादा है तो mg माइनस r इज इक्वल टू 0। दोनों ही स्थितियों में क्या निकल के आएगा, r इज इक्वल टू mg। तो यहां से इसको भी याद रखना है। तो ये r इक्वल टू जो mg है, आपने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो घर्षण बल होता है वह प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। म्यू यहाँ पे क्या है, घर्षण गुणांक है, और R क्या है, R यहाँ पर प्रतिक्रिया बल है। तो यहां से हम कह सकते हैं R की जगह mg रख देंगे, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू म्यू इंटू mg हो जाएगा। तो घर्षण बल का जो मान होगा वो म्यू इंटू mg भी हो जाएगा और म्यू इंटू आर भी हो जाएगा। दोनों ही स्थितियां निकल के आती हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अगली महत्वपूर्ण चीज है घर्षण के प्रकार। तो घर्षण के प्रकार क्या होते हैं, तो घर्षण बल होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थैतिक घर्षण और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है गतिक घर्षण। होता क्या है, स्थैतिक का मतलब क्या है, स्थैतिक का मतलब होता है एक जगह पे कोई पिंड स्थिर रहे। जैसे इसकी परिभाषा क्या होती है स्थैतिक घर्षण की, कि जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की के तल पर रखकर चलाते हैं या प्रयास करते हैं, तो वस्तु की गति के कारण आने से पूर्व, मतलब जब वस्तु चल रही होती है उससे पूर्व दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। फिर से इसकी परिभाषा देखिएगा, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के तल पर रखकर चलाते हैं अथवा प्रयास करते हैं, तो वस्तु के गति के अवस्था के कारण, गति की अवस्था में आने के पूर्व दोनों वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण बल को या घर्षण को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग एफ एस से प्रदर्शित करते हैं। तो एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी, जहां म्यू एस क्या हो जाएगा, ये म्यू एस, इसको हम लोग बोलते हैं स्थैतिक घर्षण गुणांक। ये होता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। तो एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी, ये स्थैतिक घर्षण गुणांक हो गया म्यू एस। और एफ एस क्या है, ये है स्थैतिक घर्षण। इसके बाद आती है घर्षण, गतिक घर्षण क्या होता है। तो गतिक घर्षण की परिभाषा क्या होती है कि जब दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति होती है, तो वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य, तो वस्तुओं के स्पर्शी तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को गतिक घर्षण कहते हैं। इसे एफ के से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये एफ के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू के इंटू एम जी। देखिए यहां म्यू एस लिखा है, एस का मतलब होता है स्टैटिक, ये एफ एस लिखा है, एस का मतलब होता है स्टैटिक, मतलब स्थैतिक जिसको हम लोग बोलते हैं, और के का मतलब होता है काइनेटिक, इस के का मतलब काइनेटिक होता है। तो यहाँ पे म्यू के का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गतिक घर्षण गुणांक। क्या हो जाएगा, गतिक घर्षण गुणांक। और एफ के का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे गतिक घर्षण, ये गतिक घर्षण हो गया। तो एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी, ये गतिक घर्षण बल है, और ये क्या है, स्थैतिक घर्षण बल। तो म्यू के क्या है, म्यू के क्या है, गतिक घर्षण गुणांक है। इसके बाद मेन महत्वपूर्ण परिभाषा एक निकल के आती है, सीमांत घर्षण क्या होता है। सीमांत घर्षण क्या होता है, देखिए सीमांत घर्षण को हम लोग आमतौर पे
इसकी जो परिभाषा निकल के आती है वो ये होती है कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को, मतलब जहां से, जैसे ये वस्तु है, ये तल है, ये वस्तु है, ये वस्तु यहां से चलने का प्रयास कर रही है, बस ये मान के चलिए बस चलने ही वाली है। जिस समय बिल्कुल चलने वाली हो, मतलब जब वस्तु चलने लगे उससे ठीक पहले वाली जो स्थिति होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं अधिकतम मान। किसका? स्थैतिक घर्षण का। मतलब जहां वस्तु स्थिर है उसके बाद से स्थिर से गति में परिवर्तित हो रही है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्थैतिक घर्षण बल। इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। मतलब इसकी परिभाषा क्या, एक्सप्लेनेशन के साथ क्या आ जाएगी, जब किसी गुटके पर आरोपित बल के मान को बढ़ाते जाते हैं तो गुटके पर लगने वाले स्थैतिक घर्षण बल के मान भी बढ़ता जाता है। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब पिंड बस चलने ही वाला होता है, जब वह पिंड चलने ही वाला होता है तो वही हो जाती है स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान। तो स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को ही सीमांत घर्षण बल कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा निकल के आती है। तो सीमांत घर्षण बल हो गया। तो आपको बताया हमने घर्षण बल दो प्रकार का होता है, एक स्थैतिक घर्षण और दूसरा गतिक घर्षण। तो स्थैतिक माने स्थिति के आधार पर, गतिक मतलब गति के आधार पर। तो इस तरीके से परिभाषा निकल के आती है। सीमांत घर्षण भी आपने देख लिया कि स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। जैसे हमने घर्षण के नियम बताए थे, वैसे सीमांत घर्षण के भी कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। पहला होता है कि सीमांत घर्षण सदैव गतिमान पिंड की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि जो घर्षण होता है वह हर समय, जैसे पिंड आगे की तरफ काम कर रहा है, चल रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में घर्षण काम करता है। तो सीमांत घर्षण सदैव गतिमान पिंड के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये तो घर्षण की ही परिभाषा कह सकते हैं होती है कि जब कोई पिंड आगे की तरफ काम करता है उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। दूसरा ये भी नियम होता है कि सीमांत घर्षण तल की अभिलंबवत प्रतिक्रिया के अनुक्रमानुपाती होता है। ये तो आप सबने घर्षण में भी पढ़ा है कि जो एफ एस होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा आर के, मतलब जितना प्रतिक्रिया बल ज्यादा होगा उतना ही घर्षण बल भी, सीमांत घर्षण बल भी ज्यादा होगा। मतलब एफ एस क्या है? स्थैतिक घर्षण। और सीमांत घर्षण की परिभाषा क्या निकल के आती है? स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि जो एफ एस होगा वो म्यू एस इंटू आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी हो जाएगा। तो ये म्यू एस इंटू एम जी, म्यू एस यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू एस हम लोग स्थैतिक घर्षण गुणांक। तीसरी बात क्या निकल के आती है? तीसरी बात वैसे ही घर्षण की तरह कि जो सीमांत घर्षण का मान होता है वो वस्तु की आकार व संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये नहीं हमसे कह सकते हैं कोई कि कोई वस्तु इस तरीके से आकार में है तो इसमें घर्षण ज्यादा हो, इस तरीके से आकार में है तो इसमें घर्षण कम हो। ऐसे बहुत ज्यादा कोई बड़ा वस्तु हो इसमें घर्षण बहुत ज्यादा लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब जितना प्रतिक्रिया बल आगे की तरफ जितना ही कोई बल कार्य करेगा, ये मान लीजिए एफ बल काम करेगा, घर्षण बल उसके विपरीत उतना ही बल कार्य करता है। लेकिन चिकने और खुरदुरे तल में थोड़ा सा अंतर होता है। जब चिकना तल होता है उसमें घर्षण बल का मान कम और खुरदुरे तल पर घर्षण बल का मान ज्यादा कार्य करता है। आप देखते हैं खुरदुरे तल पे यदि मान लीजिए कोई रोड खुरदुरी है, मतलब गिट्टे इट्टे ज्यादा हैं, उसमें आप देखेंगे गाड़ी की स्पीड ज्यादा बन नहीं पाती है क्योंकि घर्षण बल ज्यादा काम करने लगता है। आप चिकने तल की बात करते हैं, यदि कोई विद्यार्थी चिकने तल पे फिसलता है, कोई फर्श है बहुत चिकनी है उसमें फिसलता है, तो आप देखते हैं कि जब फिसलता है तो उसमें घर्षण बल कम आपको काम दिखाई देता है। यही काम होता है कि रेसर जो साइकिल होती है, जब कभी बहुत बड़े टूर्नामेंट होते हैं, रेसर साइकिल होती है,
तो जब रेशल साइकिल होती है तो संपर्क जो तल होता है, मान लीजिए उस तल में घर्षण, थोड़ा सा घर्षण को कम रखा जाता है, मतलब चिकना तल रखा जाता है, उसमें गाड़ी बहुत तेजी से साइकिल चलती है। आप देखते हैं कि जो हाईवे होते हैं, कुछ हाईवे में स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आमतौर पे छोटी रोडों में स्पीड कम होती है, क्योंकि जो हाईवे होती है उसका जो तल होता है उसको चिकना बनाया जाता है, और जो छोटी रोडें होती हैं वो तल जो होता है वो खुरदुरा होता है। इसी कारण हम लोगों की जो स्पीड है वो हाईवे में ज़्यादा तेज होती है। यही एक सब ऑप्शन होते हैं। एक चीज और आपको बता दें कि जो सीमांत घर्षण का मान होता है वो तलों की प्रकृति अर्थात उनके चिकने व खुरदुरेपन पर निर्भर करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो बहुत कुछ महत्वपूर्ण होता है, उसका तल क्या है, अर्थात तलों की उसमें प्रकृति क्या है, चिकना है या खुरदुरा है। इसके बाद आता है घर्षण कोण। घर्षण कोण क्या होता है, तो पहले तो इस चित्र को देख लेते हैं। ये एक तल है, इस पे एक वस्तु है, ऊपर की तरफ एक अभिलंब प्रतिक्रिया आर है, नीचे की तरफ वस्तु का अपना भार है mg। वस्तु में आगे की तरफ एक बल कार्य कर रहे हैं, तो पीछे की तरफ क्या होगा, एक घर्षण बल काम करेगा। तो परिभाषा हमको बताना है घर्षण कोण की। तो इसको मान लीजिए से ऐसे हमने जोड़ दिया, तो ये देखिए ये जो है ये घर्षण बल कार्य कर रहा है, ये Fs, चूंकि ये है आपको दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ, हम बता रहे हैं इसी तल पे काम कर रहा है। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है, ये देखिए अभिलंबवत प्रतिक्रिया है, और ये क्या है, ये आपको देख रहे हैं आप लोग, ये आप ये कह सकते हैं ये अभिलंबवत प्रतिक्रिया है। और आप एक चीज और भी देख रहे हैं, ये आप दिखाई दे रहा है ये स्थैतिक घर्षण। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है, सीमांत घर्षण की अवस्था में, सीमांत घर्षण की अवस्था में ये जो एंगल आप दिखाई दे रहा है ये, इसी को हम लोग घर्षण कोण बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है, सीमांत घर्षण की अवस्था में, सुनिएगा परिभाषा, सीमांत घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण तथा अभिलंबवत प्रतिक्रिया का परिणामी के मध्य बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं। अर्थात tan थीटा s बराबर Fs अपान r। इसकी परिभाषा एक और हम कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं सीमांत घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण तथा अभिलंबवत प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण कोण कहते हैं। फिर से देखिए, सीमांत घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण तथा अभिलंबवत प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण कोण कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सीमांत घर्षण की अवस्था में स्थैतिक घर्षण तथा अभिलंबवत प्रतिक्रिया के मध्य बने कोण को घर्षण कोण कहते हैं। अर्थात देखिए tan थीटा s इज इक्वल टू Fs लिखा है, तो Fs की जगह क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू आर अपान आर, आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, tan थीटा s इज इक्वल टू म्यू एस। म्यू एस क्या है, म्यू एस घर्षण गुणांक है। कौन सा घर्षण गुणांक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको स्पर्शज्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण की टेंजेंट के बराबर होता है। फिर से देखिए, घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है। यही निकल के आती परिभाषा घर्षण कोण की। फिर से परिभाषा देख लीजिए कि घर्षण गुणांक का मान घर्षण कोण के टेंजेंट के बराबर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं घर्षण कोण। आज के टॉपिक में घर्षण से जुड़ा हुआ इतना ही, और अगले टॉपिक में आपको हम आनत तल पर घर्षण बताएंगे।